टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर है या यूनिट है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। जैसा नाम से ही क्लियर है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एप्लीकेशन इसमें होगा। आपने अब तक जो भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस्ड है और ऐसे पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है उससे जिनकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड से काफ़ी कम है, या हम ये कह सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन बेस्ड क्वांटम मैकेनिक्स कैन डिस्क्राइब ओनली नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। अभी तक जो भी क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते रहे हैं, दूसरी जो पॉइंट है श्रोडिंगर थ्योरीज के बारे में, श्रोडिंगर्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ ए पार्टिकल। कहने का मतलब पार्टिकल की स्पिन को भी उसमें ध्यान में नहीं रखा गया है। हमें ऐसी क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप करनी है जो कि लाइट की स्पीड को अप्रोच करने वाले पार्टिकल्स को भी डिस्क्राइब कर सके, पार्टिकल्स में स्पिन को भी इंक्लूड करते हुए डिस्क्राइब कर सके। तीसरी बात और है कि जो हाई एनर्जी फिजिक्स में, जो पार्टिकल फिजिक्स में काम होता है, जैसे कि पेयर प्रोडक्शन, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जो श्रोडिंगर थ्योरी कहलाती है, श्रोडिंगर थ्योरी पर बेस्ड क्वांटम मैकेनिक्स से। अब हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप करनी है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिक्स हमको उसमें यूज करने पड़ेंगे। कैसे हमारी जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है डेवलप होगी, उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। हम इंट्रोडक्टरी डिस्कशन कर रहे हैं इसका। तो इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिलेटिविस्टिक थ्योरी वी आर गाइडेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, फैक्टर 1 क्या है? द थ्योरी शुड बी फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड फंक्शन। माने जो भी थ्योरी डेवलप की जाए वो एम्पलीट्यूड फंक्शन पर आधारित हो, और जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है, जो वैलिड क्वांटम फिनोमेनन है, उसको लेके चलती हो। The theory should be formulated in terms of amplitude function in accordance with the customary statistical interpretation of valid quantum phenomena। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक्स पढ़े हैं उसमें आपने प्रोबेबिलिटी बेस्ड बात करी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आप हमेशा कंसीडर करते हैं। जब वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हो तो आप जानते हो कि साई स्टार हम लेके चलते हैं या मॉड साई स्क्वायर लेके चलते हैं, और वहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम लेके चलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पार्टिकल्स का जो नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन लेके चलती है। इसीलिए पहला पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है थ्योरी डेवलप करने के पहले, द थ्योरी शुड बी फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वैलिड क्वांटम फिनोमेना। दूसरी बात, कोई भी फिजिकल घटना होती है उसको हम इक्वेशन में उतारते हैं, जैसा कि श्रोडिंगर इक्वेशन में सारी जानकारी जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड वाले पार्टिकल्स को, जिसमें स्पिन का ध्यान नहीं रखा गया है, उसको लेकर जाती थी। लेकिन यहाँ पे द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फिनोमेनन विल बी बेस्ड ऑन एन इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइबिंग ए डेवलपमेंट ऑफ टाइम ऑफ द सिस्टम, ये होना चाहिए। तीसरी बात, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल शुड होल्ड एंड देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन मस्ट बी लीनियर इन द एम्पलीट्यूड फंक्शन। तो जो हमारी इक्वेशन बने वो एम्पलीट्यूड फंक्शन में लीनियर इक्वेशन हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा जो भी डेवलप की जाए क्वांटम मैकेनिक्स। चौथी बात,
लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मस्ट बी इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट बात यह है, द थ्योरी शुड बी रिड्यूस्ड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑलरेडी नोन एट लो वेलोसिटीज, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में जब आप पहुंचेंगे तो जो श्रोडिंजर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जानी चाहिए। अब हम कैसे यूज करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे? हमें चलना श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के आगे है। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आप जानते हो वो होती है, ध्यान रखें कि उसमें हमने 5 पॉइंट्स बताए हैं, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस लेक्चर के बाद। तो पहली चीज है कि नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है आपने पढ़ा है एच साई इक्वल टू ई साई। जब हम इनके ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं तो यही इक्वेशन हो जाती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, और साई इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस को रिप्रेजेंट हम r से कर रहे हैं और t को टाइम से, इक्वल टू आई एच क्रॉस रिवर साई अपॉन रिवर टी, ये आर टी का फंक्शन है। जहां पे हमने एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर जो लिख रखा है वो हैमिल्टोनियन फंक्शन है, ये पहले से आप जानते हैं, या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। In order to write the equation of motion for a relativistic particle, what we can do? आपने relativistic mechanics already पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा है E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये एनर्जी और मोमेंटम रेस्ट मास को कंसीडर करती है इक्वेशन। इसमें सारी जानकारी है कि भाई हम रेस्ट मास को यूज कर लें और आगे की जानकारी अपने आप आ जाएगी। मोमेंटम में अपने आप मूविंग मास इंक्लूड है, ई एनर्जी है। अब हम ई के बजाय हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जानना चाहते हैं, तो यही इक्वेशन हो जाएगी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। हमारा कहने का मतलब है कि रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट अगर आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना है तो सीधे सीधे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में हमें इक्वेशन डेवलप करने के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर चाहिए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम यहाँ ई की जगह एच लिख के काम चला सकते हैं। काम क्या मतलब, हमारे लिए बाध्यता है। आप अच्छे तरीके से जानते हो हॉलोनोमिक डायनेमिकल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हैमिल्टोनियन फंक्शन। ये टोटल एनर्जी लिखी हुई है, वही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में है। अगर हम इससे एच निकालना चाहते हैं तो एच क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस हम सी स्क्वायर, यहां भी है सी टू द पावर 4 है, सी को बाहर निकालते हैं तो अंदर हो जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। जब हमने सी बाहर निकाल लिया तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये आप समझ गए होंगे एच साई इक्वल टू ई साई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, जिसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये यूज करते हैं, एनर्जी ऑपरेटर हम ये यूज करते हैं। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये टाइम के साथ एनर्जी ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के टर्म में हमने इसको लाना चाहा। ठीक है, मैं पहले इसमें सी कॉमन नहीं लेता हूं, सिंपली पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 लिखता है, राइट।
लेकिन प्लस माइनस इसमें आ रहा है। और आप ऑपरेटर के टर्म में पी का ऑपरेटर पी स्क्वायर आप अच्छे से जानते हो, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर होता है। और पी एक्स की वैल्यू, पी वाई की वैल्यू और पी जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर आप अच्छे से जानते हो, माइनस, ये ऑपरेटर के रूप में मैंने लिखा नहीं है, माइनस आई एच क्रॉस डीवर अपॉन डीवर एक्स होता है, माइनस के साथ इसी तरीके से पी वाई होता है माइनस आई एच क्रॉस डीवर अपॉन डीवर वाई। सिमिलरली पी जेड होगा माइनस आई एच क्रॉस डीवर अपॉन डीवर जेड। इसके अलावा हम जब लिखना चाहेंगे स्क्वायर के टर्म्स में तो ये आसानी के साथ आ जाएगा, h की वैल्यू ये जो हमने लिख रखी है प्लस माइनस सी, अब बाहर करेंगे, h और क्रॉस स्क्वायर डीवर स्क्वायर अपॉन डीवर एक्स स्क्वायर प्लस डीवर स्क्वायर अपॉन डीवर वाई स्क्वायर प्लस डीवर स्क्वायर अपॉन डीवर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस ये हमने इसमें c बाहर लिख दिया है प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4। ये इस तरीके से हमने लिखा, इस पे स्क्वायर रूट हमने ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक, इसमें क्या दिक्कत है, हमने ऑपरेटर के टर्म में इसको कर लिया है, दिक्कत क्या है यही हमें डिस्कस करना है कि इससे हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। इक्वेशन में हम सिर्फ रिलेटिविस्टिक जो फैक्ट्स हैं उनको हम इंक्लूड करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, और इसी से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनाना चाहते हैं। क्योंकि एच स्क्वायर हमें पता है, एच हमारा सीधा सीधा इससे निकल आना है, और जब निकाला तो एच का स्वरूप ये आया। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। क्लासिकल जो हमारी रिलेटिविटी है उसके आधार पर हम क्या कहें, दो टाइप की एनर्जी के साइन यहाँ पे आ रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक नेगेटिव साइन आ रहा है। जो पॉजिटिव एनर्जी है अगर किसी में तो वो पॉजिटिव एनर्जी ही मानी जाती है, क्लासिकल रिलेटिविटी हो या क्लासिकल फिजिक्स हो। नेगेटिव एनर्जी का क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कोई मीनिंग नहीं होता है, एनर्जी नेगेटिव कभी कंसीडर करना डिफिकल्ट होता है क्लासिकली। तो इसके लिए मैं फाइनली बोलता हूँ, हियर अपर साइन गिव्स पॉजिटिव एनर्जी एंड लोअर साइन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। However, in classical relativity, the second alternative, that is minus sign, is of no physical meaning and can be disregarded. तो simply h equal to plus minus के बजाय ये वाला कंसीडर किया जाएगा। अब इस ऑपरेटर को अगर हम यूज करें तो क्या होगा, इसको यूज करने पे हम जब एच साई इक्वल टू ई साई में लगाएंगे तो यहां पे आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ये रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई जेड स्पेस को, और राइट हैंड साइड में जब ई वाले में आएंगे वो टाइम को होगा, और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुन लीजिए, दिस ऑपरेटर इज रादर कॉम्प्लिकेटेड। एच को जब हम देखते हैं तो इसके बारे में हम कहेंगे rather complicated as if it would be used in Schrödinger equation। जब हम xi equal to Eψ में यूज करेंगे would no longer be differential equation of finite order, मैथमेटिकल प्रॉब्लम अराइज हो गई। सेकेंड बात है, however fundamental difficulty is that adopting this operator makes it impossible to construct expression for probability current and probability density। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी करंट और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स है, तो वो हम
नहीं यूज कर पाएंगे रिलेटिविस्टिक इक्वेशन के लिए, हम कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर फाइनली सुन लीजिए, हाउएवर फंडामेंटल डिफिकल्टी इज दैट adopting this operator makes it impossible to construct expression for probability current and probability density that satisfy a relativistic equation for the conservation of probability. Moreover, the equation would not be invariant under Lorentz transformation because it is of second order in space. स्पेस में ये सेकेंड ऑर्डर है और टाइम में, टाइम कहाँ गया, टाइम में आप जानते हो आई एच क्रॉस डीवर अपॉन डीवर टी होता है, तो इसमें है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए जो है इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। कुल मिला के समराइज करके हम ये समझें, हमें रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए, यानी कि जिन पार्टिकल्स की स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड होती है उनको डिस्क्राइब करना हो क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें वो मैकेनिक्स डेवलप करनी पड़ेगी जिसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहेंगे। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डेवलप करने के लिए हमने 5 बातों को सामने रखा था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। उन 5 बातों को हमें फॉलो करना होगा। उसको फॉलो करने के लिए पहले हम बेसिक रूप से चले कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को हम कैसे उसमें इंट्रोड्यूस करें। हम जानते हैं कि एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 होता है। हम इधर ये भी जानते हैं कि हैमिल्टोनियन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पाने के लिए हमने इस इक्वेशन को एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 रखा। बहुत सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। और एच निकालने के लिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालने के लिए, उस वेव फंक्शन से हमें ऑपरेट कराने के लिए उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जो कि प्लस माइनस दोनों में आएगा। पी ऑपरेटर की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच मिल जाएगा। इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हमने मोमेंटम ऑपरेटर्स को यूज करके अचीव किया हुआ है। इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, यानी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। हम ई साई राइट हैंड साइड में लगाते हैं, एच साई और ई साई में। तो इसको जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रही है। जो डिफिकल्टीज थी उनको हमने डिस्कस किया। स्पेस और टाइम में अलग अलग ऑर्डर की इक्वेशन होने की वजह से ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इनवेरिएंट भी नहीं रहेंगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट को भी हम कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई ना होने की वजह से लागू नहीं कर पाएंगे। फाइनाइट ऑर्डर की जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नहीं रह पाएगी। इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। दिस वाज इंट्रोडक्शन अप टू द डिस्कशन वी हैव कंसीडर्ड, या हमने जो अभी तक डिस्कस किया है ये पूरे तरीके से इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसमें क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, बहुत सिंपल सी है जिसको हम डिस्कस करना है। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन इन्होंने क्या किया, क्लेन गॉर्डन ने, कि वे फंक्शन साई की जगह रिप्रेजेंटेशन फाई कर लिया, जो साई आर टी की जगह फाई आर टी ले लिया, ताकि अलग तरीके से चूंकि चलने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम स्क्वायर से ही इक्वेशन बनाएं। To avoid the difficulties of Schrodinger's relativistic equation discussed as above, Klein and Gordon an equation
डेवलप्ड एन इक्वेशन बाय ऑपरेटिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मतलब है हमारे सामने जो इक्वेशन हमारे सामने थी वो ये थी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। इस इक्वेशन 2 को डायरेक्टली ऑपरेट करेंगे। तो क्लेन गॉर्डन ने इसी इक्वेशन 2 को ऑन ए वेव फंक्शन फाई, इस फाई वेव से कंसीडर किया। तो क्या किया इन्होंने, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माने एच स्क्वायर फाई इक्वल टू ई स्क्वायर फाई। अब ये आर टी आप लगा सकते हो, ये हमने किया। बस क्लेन गॉर्डन ने एच साई इक्वल टू ई साई के बजाय एच स्क्वायर फाई इक्वल टू ई स्क्वायर फाई, और एच स्क्वायर की जगह लिख लीजिए आप पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। स्क्वायर रूट निकाला ही नहीं, फाई आर टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड 2 अपॉन डिवाइड टी स्क्वायर फाइव आर टी। ये इक्वेशन नंबर आप 5 मान सकते हो। ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। एज वी नो दैट द इक्वेशन 6 हैज ए प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। क्योंकि आप पढ़ चुके हो क्वांटम मैकेनिक्स में, हम सब लोग जानते हैं कि वेव जो इंटरप्रिटेशन है उसको हमें कंसीडर करना ही है। श्रोडिंगर भी वेव इक्वेशन ही है। तो ये जो इक्वेशन सामने आ रही है इसका सॉल्यूशन, जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप यूज करते रहे हैं, इनका सॉल्यूशन आएगा क्या, वेव के फॉर्म में ही आएगा। द सॉल्यूशन विल बी ऑफ फाई आर टी इक्वल टू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये आप अच्छे से जानते हो कि ये वेव की ही इक्वेशन है, ये वाली। तो एक्सपोनेंशियल होता है जिसमें साइन कॉस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। आपने बेसिक लेवल पे जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कंसीडर किया था उसके पहले आप मैकेनिक्स में आप y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 डायमेंशनल में और k डॉट आर 3 डायमेंशनल में लेते रहे हैं। वो कॉस में भी ली जा सकती है और जनरल होती है e टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो विच आर दी आइगन फंक्शंस ऑफ दी ऑपरेटर ई एंड पी। इसी से आपको ऑपरेटर ई और पी के आइगन फंक्शंस हैविंग आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू ई की होती है एच क्रॉस ओमेगा और पी की वैल्यू होती है एच क्रॉस थी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इट इज अपरेंट दैट जो इक्वेशन 7 है इसको हम इक्वेशन 7 की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो ये कहा इट इज अपरेंट दैट इक्वेशन 7 सेटिस्फाइज इक्वेशन 6। 7 अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 6 हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, मैंने शायद इसका आगे नहीं लिखा। 6 में ये हो जाएगा, मैं इसी को जो तीनों डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर जेड स्क्वायर, इसी को कैपिटल जो डेल स्क्वायर में लिख देते हो तो ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर आई आर टी इक्वल्स प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 आई आर टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर आई आर टी। सिंपल सा है, ये लिखा हुआ है, बस इसकी जगह हमने डेल स्क्वायर लिख दिया है उसके ऑपरेटर के रूप में। ये तो रहेगा ही रहेगा साथ में। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6। मैं इसको बीच में मिटा देता हूं।
और इसकी आइगन वैल्यूज एनर्जी और मोमेंटम की ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस एक लाइन में लिख लें इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन क्लेन गॉर्डन ने इस रूप में लिखी। इसके सॉल्यूशन को ये कंसीडर किया, 6 को 7 से सेटिस्फाई करेंगे अगर, तो कब करेंगे? ये तभी हो सकती है सेटिस्फाई इफ एच क्रॉस ओमेगा की वैल्यू आए कितनी, प्लस माइनस रूट ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया, एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये पी स्क्वायर हो गया। एच क्रॉस के होता है पी आइगन वैल्यू, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, बड़े आसानी के साथ हम इक्वेशन 8 के रूप में उसको लिख सकते हैं। अब यहां भी वही प्रॉब्लम है, पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी। फिर मैं वही करूंगा कि निगेटिव मीनिंगलेस है, पॉजिटिव को हम कंसीडर करेंगे। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट्स इन इक्वेशन 8 correspond to an ambiguity in the sign of energy that also results from the classical expression as well। ये जो इक्वेशन 6 लिखी हुई है ये वाली, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको इधर ले आएंगे और इसको हम, या इसको आप उधर ले जाइए, एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ सी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर गायब हो जाएगा, यहाँ पे 1/c स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर आई आर टी इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर, कहाँ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, एच क्रॉस स्क्वायर से और डिवाइड करेंगे हम लोग पूरा, एच क्रॉस इसमें भी एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एच स्क्वायर गायब हो जाएगा, 1/c स्क्वायर बचेगा, और जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर होता है, ये एक्चुअली अलग एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है बॉक्स से, इक्वल जिसकी वैल्यू होगी डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर। इसी को कहते हैं हम लोग डी एल एम बर्टियन, डी एल एम बर्टियन, ठीक है, या इसी को बॉक्स ऑपरेटर कहते हैं। यानी इसको आप, ये जो बॉक्स नुमा बना है इसी को डी एल एम बर्टियन ऑपरेटर कहते हैं, या फिर बॉक्स ऑपरेटर कहते हैं। तीसरा नाम भी है इसका वेव ऑपरेटर। ये इस तरीके से हम लोग इसका नाम से पहचानेंगे। तो जब हम ये रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, सिंपली डी बॉक्स ऑपरेटर फाई आर टी इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर फाई आर टी। इसी को हम और एक ही साइड में रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल बॉक्स माइनस एम स्क्वायर और बॉक्स ऑपरेटर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर फाई आर टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 9 कहलाती है। यही फेमस क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। तो दिस इक्वेशन 9 is the famous Klein Gordon equation of motion of particles. This equation can describe only spinless particles। चूंकि हमने इक्वेशन तो निकाल ली लेकिन स्पिन का कंसीडरेशन कहीं नहीं किया गया है, तो हम
हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दिस क्लेन गॉर्डन इक्वेशन कैन डिस्क्राइब ओनली स्पिनलेस पार्टिकल्स सच एज पाई मेसॉन्स। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो वेव है कोरोना की आगे बढ़ी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में फॉर्मेट में फिर एग्ज़ाम हो तो आप पहले तो आप इस तरीके से भी पढ़ते रहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समराइज करेंगे। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन है कि पाई मेसॉन स्पिनलेस पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लेन गॉर्डन इक्वेशन से। मोreover particles with finite spin value cannot be discussed with this equation। अब उल्टी बात हम यही कहेंगे कि स्पिनलेस पार्टिकल को डिस्क्राइब करती है और जिनकी स्पिन वाले पार्टिकल्स होंगे उनको इससे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के आप समराइज कर लीजिए कि हम पहले तो इंट्रोड्यूस करें रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को, समझें कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप करनी है। तो रिलेटिविस्टिक जो एक तरीके से समराइज्ड फैक्ट है उसको हमें यूज़ करना होगा, जिसमें एनर्जी मोमेंटम दोनों आते हों और एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C टू द पावर 4 होता है। उसी से हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H यूज़ किया। पहले सामान्य तरीके से उसका स्क्वायर रूट निकाल के एच साई इक्वल टू ई साई में रखा। जब रखा तो उसमें मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यूज़ और एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यूज़ रखने के बावजूद प्लस माइनस वाला कंसीडरेशन करने के बाद जो भी समझ इस्तेमाल करी तो जो इक्वेशन निकल के आई तो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो प्रकार से थी। टाइम में फर्स्ट ऑर्डर थी और स्पेस में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वो लीनियर नहीं हो सकती थी। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की इक्वेशन है जो कि लीनियर भी नहीं हो सकती थी, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। क्लेन गॉर्डन ने बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया कि क्यों ना हम स्क्वायर में ही इक्वेशन डेवलप कर दें और उसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद ये इक्वेशन जो अचीव करी, यही क्लेन गॉर्डन इक्वेशन है। स्पिन लेस पार्टिकल्स को इनसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग इसका